हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज हमारी क्लास में हम सेकंड स्टेप करने वाले हैं, यानी कि जहाँ हमने देखा डीएनए से डीएनए कैसे बनाया जाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। बिफोर मूविंग टू द क्लास, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जैसे ही क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। जैसे ही आप इसमें एग्रीकल्चर सेक्शन चुनते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज, बहुत सारा कंटेंट आपको इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलता है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक लगातार क्लासेस देता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्रीकल्चरल एग्जाम, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी क्लास मिस ना हो एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। साथ ही साथ टाइमिंग बता देती हूँ प्रयास क्लासेस की। तो ये प्रयास क्लासेस हैं प्लांट साइंसेस स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर प्लांट साइंसेस के कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है या वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए या नेट प्रिपरेशन के लिए भी इन क्लासेस को देखना चाहे तो दीज क्लासेस आर हेल्पफुल। ये क्लासेस आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 PM अवेलेबल होती हैं एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर। सो गो अहेड एंड वॉच। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की कहानी। एंड बिफोर मूविंग टू द ट्रांसक्रिप्शन, मुझे एक डायलॉग मारने दो। एंड द डायलॉग इज, बीइंग सिंगल इज नॉट ऑलवेज बैड। अकेले रहना हमेशा हानिकारक नहीं होता है। कभी कभी अकेले में आप खुद को पहचानते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, मोर प्रोडक्टिव बनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपने लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को रिपेयर कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो आप अकेले रहकर कर सकते हैं, जो झुंड में रहकर नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे होता है हमारा आरएनए। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वहीं आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तभी वो कुछ प्रोडक्टिव कर पाता है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाता है, वो फंक्शन कर पाता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी चलती है। अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाए तो आरएनए अपना काम करना छोड़ देता है। तो हमेशा, जैसे कि आरएनए इंटरफेरेंस में ऐसा होता है, राइट? तो बुरी संगत से हमेशा दूर रहें। इससे अच्छा है कि आप अकेले खड़े हों, अकेले रहना सीखें और अकेले लड़ना सीखें, लेकिन कभी भी सिर्फ साथ के लिए अनप्रोडक्टिव या बुरी संगत के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। तो ये आरएनए से हमें सीख लेनी चाहिए। चलिए आज चलते हैं हम अपनी क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे आरएनए फॉर्मेशन और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच DNA sequence is enzymatically copied by the RNA polymerase to produce a complementary RNA। यानी कि DNA को एज अ टेम्पलेट लेकर, DNA को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर हम एक RNA बनाते हैं। हम नहीं बनाते हैं, RNA पॉलीमरेज एक RNA बनाता है, ठीक है? तो DNA रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज काम आता है और RNA बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज काम आता है, ठीक है? तो जैसे ये हमारा DNA है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, RNA एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। दोनों ही स्ट्रक्चर की डिफरेंसेस अगर आपको जानने हैं, सो वी हैव कवर्ड दीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA क्लास, है ना? जहाँ पर हमने DNA का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है केमिकली, वहाँ पर दोनों के डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और टर्म आती है यहाँ पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी कि अगर किसी कंडीशन में आपको आरएनए से डीएनए बनाना पड़ जाए, उल्टा काम करना पड़ जाए, देन इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट। तो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हमारे सेल्स में बनता है वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ की पॉइंट्स और सम शॉर्ट नोट्स जो हमारे एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो फर्स्ट इज सिंथेसिस, है ना। तो कौन से स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट लेंगे? डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, राइट, क्योंकि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब मैं कौन से स्ट्रैंड को टेम्पलेट लेने वाली हूं, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट 3 to 5 यानी कि टेम्पलेट किसको लेना है? 3 to 5 को टेम्पलेट लेना है। जैसे कि ये देखिए, ये 2 आपके जो है हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं। एक है यहाँ 3 to 5 जो डार्क ब्लू कलर का है, एक लाइट ब्लू कलर का है यहाँ से 5 to 3, राइट। तो इनमें से हम कौन सा लेंगे? ये डार्क ब्लू वाला चूज करेंगे, 3 to 5 वाला। डार्क ब्लू वाले को एज अ टेम्पलेट हम चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंथेसिस की डायरेक्शन कैसी होने वाली है? 5 to 3 होती है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी 5 to 3 थी एंड आरएनए फॉर्मेशन में भी 5 to 3 होगी। क्या? डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस। लेकिन हम वहाँ पर एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा बताया था मैम ने, कौन सा होता है टेम्पलेट, कौन सा होता है डायरेक्शन, कौन सी होती है। सो फॉर नॉट गेटिंग कंफ्यूज जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दूसरी तो उसके अपने अपोजिट हो ही जाएगी, है ना, दूसरी उसके अपोजिट अपने आप हो जाएगी। तो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, और वो क्या है? टेम्पलेट डीएनए की डायरेक्शन क्या है। तो टेम्पलेट डीएनए कौन सा होता है? तो टेम्पलेट डीएनए होता है 3 to 5, इसको याद रखिए, है ना। तो ये याद रखेंगे तो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मेरा ये स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के लिए पेन होना चाहिए, राइट। ये मेरा स्ट्रैंड है, ये मेरा स्ट्रैंड है 3 to 5। मैं इसको टेम्पलेट लेती हूँ, दिस इज टेम्पलेट, राइट, ये टेम्पलेट है। तो जब मैं ये टेम्पलेट ले रही हूं तो मेरा जो आरएनए है वो किस डायरेक्शन में बनेगा? यहां से शुरू करेंगे हम, राइट। तो यहां से जब ये बनना शुरू होगा, ये आपका आरएनए बना है, आरएनए की डायरेक्शन क्या होगी? 5 to 3 होगी। आरएनए की क्या डायरेक्शन होगी? 5 to 3। अपने आप उसका अपोजिट हो जाएगा, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस टेम्पलेट की डायरेक्शन याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा और अलग चीज क्या होती है कि इसमें टी की जगह यू यूज होता है ना। यानी कि देखिए डीएनए में हम क्या यूज करते हैं? ए, टी, जी, सी, ये 4 जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर्स यूज किए जाते हैं। ए के साथ हमेशा टी बाइंड होता है, जी के साथ हमेशा सी बाइंड होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर टी की जगह यू होता है, यानी कि आरएनए की बात करें तो ए यू से बाइंड होगा, जी सी सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस है, थायमिन की जगह यूरेसिल यूज होता है, टी की जगह यू यूज होता है। ठीक है, अब जो ये रॉ आरएनए बनता है ये ऐसे के ऐसे यूज नहीं होता जीन बनाने के लिए या प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली जीन बनाने के लिए नहीं, प्रोटीन बनाने के लिए, राइट। तो इसको हमें mRNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, बाकी आरएनए में हम अलग से पढ़ेंगे, व्हाट इज टीआरएनए, mRNA, rRNA। आज हम सिर्फ इसकी सिंथेसिस, एंजाइम्स और जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है रॉ आरएनए से। 2 और तरीके के आरएनए होते हैं, एक होता है टीआरएनए जो ट्रांसलेशन में आप देखेंगे, और एक होता है rRNA जो राइबोसोम्स में होता है। ठीक है, तो ये आपके 3 आरएनए होते हैं। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस 5 to 3 और टेम्पलेट 3 to 5। याद ना रहे, कंफ्यूज हो, इसके लिए एक ही चीज याद रखना ताकि कंफ्यूजन हुई ना। टेम्पलेट याद रख लो 3 to 5, सिंथेसिस उसका ऑपोजिट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
आरएनए जो आपका है ये कई सारी सब यूनिट्स से मिलकर बनता है। दीज आर 5 सब यूनिट्स, 2 इसमें अल्फा सब यूनिट्स जुड़ते हैं, 2 इसमें बीटा सब यूनिट्स जुड़ते हैं, एक इसमें ओमेगा यूनिट जुड़ता है। ये 5 यूनिट जुड़ करके आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं। लेकिन ना सिर्फ ये जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है एक्टिव होने के लिए इसको एक फैक्टर की भी जरूरत होती है जिसका नाम होता है सिग्मा फैक्टर। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं मिलेगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं करेगा। तो हमेशा सिग्मा फैक्टर जरूरी होते हैं ना। कुछ लोग सुबह जब तक चाय नहीं मिलती उनका दिन शुरू नहीं होता, वो काम नहीं करते। तो ऐसे ही बस आरएनए पॉलीमरेज की चाय है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर मिलेगा तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, राइट। तो यहां पर देखिए आरएनए पॉलीमरेज, इसको आरएनए-पी भी बोल देते हैं, बाइंड्स टू अ फैक्टर टू फॉर्म अ होलो एंजाइम। जब भी एक फैक्टर हमारे साथ जुड़ जाता है, एक एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? होलो एंजाइम बन जाता है। होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है? एक्टिव एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है? सिंपली एक्टिव एंजाइम। ये कोर एंजाइम है। एक्टिव एंजाइम कब बनता है? जब उसमें सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है। द आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूसेस अबाउट 10 अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट्स। आरएनए पॉलीमरेज पहले सिंथेसिस करने से पहले कुछ काम करके देखते हैं। वो होता है ना, हम किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी स्टेज पर होते हैं, हम माइक टेस्टिंग करते हैं, है ना। ऐसे थोड़ा ऐसे जाते ही वो गाना गाना शुरू कर देते हैं, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, इस तरीके से बोलते रहते हैं, है ना। सो दैट इज नॉट काउंटेड, वो स्क्रिप्ट में नहीं होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो चेक करता है अपनी मशीनरी, सब ठीक ठाक है, तो उसके लिए वो 10 अबॉर्टिव सीक्वेंसेस जो है रिलीज करता है। मतलब 10 सीक्वेंस का लंबा थ्रेड बनेगा, फिर वो टूट जाएगा। 10 सीक्वेंस का लंबा थ्रेड बनेगा, फिर वो टूट जाएगा, उससे आगे नहीं बनता है ना। इसलिए उसको बोलते हैं अबॉर्टिव सीक्वेंस, क्योंकि वो उससे आगे नहीं बनता है। सो यहाँ पर ये मेंशन भी है 10 अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट्स जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। बिकॉज ये बनते क्यों हैं? जो एग्जिट चैनल है वो ब्लॉक होता है सिग्मा फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर जो है, जैसे कि ये आपका एंजाइम है ना, यहाँ पर ले लीजिए, ये आपका एंजाइम है और यहाँ पर आपका सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। ये आपका पूरा पॉलीमरेज है, यहाँ पर डीएनए टेम्पलेट हमारे पास है। अब क्या होता है, जब ये आरएनए पॉलीमरेज आता है, अपना काम करना शुरू करता है, तो यहाँ पर ये फैक्टर है, ये यहीं पर इसका दरवाजा है, एग्जिट है ना। जो ये नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है ना, वो यहाँ से ही बाहर निकलता है। सिलाई मशीन देखिए ना आप लोगों ने, सिलाई मशीन में एक तरफ से आप कपड़ा डालते हैं, दूसरी तरफ से निकलता है ना पीछे की तरफ से। तो ऐसे ही जब ये सीक्वेंस बनाता है यहाँ पर न्यू सीक्वेंस, वो सीक्वेंस यहाँ से एग्जिट होता है। अब ये दरवाज़ा ब्लॉक है, ये दरवाज़ा बंद है, और ये दरवाज़ा किसने बंद किया है? सिग्मा फैक्टर ने बंद किया है। तो इससे आगे जा ही नहीं पाता, दरवाज़ा आ जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये ऐसे छोटी छोटी सीक्वेंसेस जो है अबॉर्ट कर देता है। कब तक अबॉर्ट करता रहेगा? जब तक ये सिग्मा फैक्टर रिलीज नहीं हो जाता। फिर आप कहेंगे कि तो मैम फिर सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत ही क्या थी? अगर हमें उसके बिना काम हो ही रहा है, एक्चुअली उसके साथ काम नहीं हो रहा है, उसके बिना ही काम हो रहा है, तो सिग्मा फैक्टर लगा क्यों था? पहले इस एंजाइम को एक्टिवेट करना होता है। इस एक्टिवेशन के लिए सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत होती है। जब ये पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट पर बैठ जाता है अपना काम करने के लिए, तब इस सिग्मा फैक्टर को रिलीज होना होता है। कुछ लोग होते हैं ना, आपको दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। अब वो दिल्ली तक आपके साथ तो नहीं आए, तो आप कहोगे वो दरवाजे तक क्यों छोड़ने आया था फिर, है ना, दिल्ली मेरे साथ तो आया नहीं। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ऐसे ही सिग्मा फैक्टर है जो उसे एक्टिवेट करता है, उसे डीएनए टेम्पलेट पर बिठाने में हेल्प करता है, लेकिन फिर उसको रिलीज होना होता है, तभी अबॉर्टिव सीक्वेंसेस नहीं बनते हैं। अगर ये सिग्मा फैक्टर ये ब्लॉक करके रखेगा दरवाज़ा, तो यहाँ पर अबॉर्टिव सीक्वेंसेस ही बनते रहेंगे और हमारा फंक्शनल आरएनए कभी भी नहीं बन पाएगा। सो दिस इज योर स्ट्रैंड, है ना। तो किस तरीके से आपका मैप होता है, ये आपका टेम्पलेट है। टेम्पलेट पर जहाँ प्रोमोटर होता है, डीएनए सीक्वेंसेस में जहाँ पर प्रोमोटर होता है, वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आके बैठ जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कहाँ पर बैठते हैं? आरएनए प्राइमर पर बैठते हैं, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना। पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बैठता है? प्रोमोटर पर बैठता है ना। इसकी जगह कौन सी है? प्रोमोटर। सबको प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन के लिए प्रोमोटर पर बैठना होता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर बैठता है।
अब ये जो सीक्वेंस है इसमें थोड़ा गैप होता है, स्टार्ट कोडोन यहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट कोडोन होता है आपका AUG, तो यहाँ से आपकी सीक्वेंस जो है शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद ये सीक्वेंस करता जाएगा, कहाँ तक करेगा, जब तक स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता तब तक ये सीक्वेंस को आगे बढ़ाता रहेगा। स्टॉप कोडोन आ जाएगा, रुक जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। स्टॉप कोडोन से थोड़ा आगे स्टॉप होता है और स्टार्ट कोडोन से थोड़ा पीछे से शुरू होता है ना, थोड़े एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस उसमें प्रेजेंट होंगे। चलिए, इनिशिएशन, तो पहले शुरुआत की बात करते हैं। किसी भी काम की शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, अगर शुरुआत हो जाती है तो काम हो ही जाता है ना। शुरुआत यानी कि इनिशिएशन कैसे करते हैं, तो इनिशिएशन के लिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसमें 4 सब यूनिट्स जुड़े होते हैं आरएनए पॉलीमरेज में। देखिए ये 2 येलो है एंड 2 ब्लू हैं, ये 4 ब्लू एंड ग्रीन है ना। तो ये 4 सब यूनिट्स हैं जो आपके आरएनए पॉलीमरेज में जुड़े हुए हैं। साथ ही ये ऑरेंज है, ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर जुड़ गया यानी कि एंजाइम क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो जो आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए है इस पर आकर बैठ जाता है ना। तो सिग्मा फैक्टर इसको यहाँ रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है कि कहाँ पर बैठना है। कहाँ पर बैठता है ये, प्रोमोटर पर, है ना, प्रोमोटर पर बैठता है। आ गया। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पर स्ट्रैंड है ये सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। डबल स्ट्रैंड से तो नहीं हम काम कर सकते, तो यहाँ पर ये स्ट्रैंड जो है सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। यहाँ से फोर्क खुल जाता है, सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है, ठीक है। अब जब ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया, अब देखिए अबॉर्टिव सीक्वेंस कैसे बनते हैं। अभी भी सिग्मा फैक्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करता है, आरएनए बनाना शुरू करता है क्योंकि डीएनए खुल चुका है, दरवाजे खुल चुके हैं। तो ये इस तरीके से छोटी सी ये रेड सी सीक्वेंस आपको दिख रही है, इस तरीके से सीक्वेंस बनाता है, आरएनए की सीक्वेंस बनाता है। अब ये सीक्वेंस जो है यहाँ पर सिग्मा है जिसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, ये है सिग्मा जिसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। तो ये यहाँ पर अबोर्ट हो जाती है, इससे आगे चल नहीं पाती। इस तरीके की छोटी छोटी सीक्वेंस यहाँ पर ये बनाकर गिराता रहेगा। कब तक गिराता रहेगा, जब तक देखिए यहाँ पर सिग्मा फैक्टर नहीं है, यानी कि जब तक सिग्मा फैक्टर रिलीज नहीं हो जाता। जैसे ही सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है, ये सीक्वेंस देखिए यहाँ से बन के कहाँ से एग्जिट करिए, यहीं से एग्जिट करिए जहाँ पहले हमारा सिग्मा फैक्टर हुआ करता था। तो यहाँ से ये रिलीज करती है, तो अब ये नीचे बनती जाएगी और ऐसे ही नीचे आती जाएगी और बनती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सिग्मा फैक्टर का रिलीज होना ज़रूरी है, अदरवाइज अबॉर्टिव सीक्वेंसेस बनते रहेंगे, ठीक है। तो ये है इनिशिएशन, हो गई भाई शुरुआत, हो गया शुभ कार्य। अब इस कार्य को आगे भी ले जाना है, यानी कि इलोंगेशन भी करनी है, ठीक है। तो इलोंगेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपने जो भी उसके काउंटर पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनको जोड़ता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम 5' to 3' है ना। इसको देखिए ये टेम्पलेट है, ये आपका 5' to 3' का टेम्पलेट है, राइट। दूसरा टेम्पलेट है 3' to 5'। एक्चुअली में हम आरएनए के लिए किस टेम्पलेट का यूज करेंगे, 3' to 5', यानी कि नीचे वाले का यूज करेंगे। अभी जो लाइट कलर का दिख रहा है आपको ये पोर्शन, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ा हुआ है, अपना काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये सिंपली क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं। देखिए यहाँ पर सी है, टेम्पलेट में हमारे पास सी है, तो हमारे आरएनए पॉलीमरेज को पता है कि यहाँ पर जी को जोड़ना है, ठीक है। अब ये जब आरएनए पॉलीमरेज और आगे चलेगा, यहाँ पर ए है तो हमारे आरएनए पॉलीमरेज को पता है यहाँ पर यू जोड़ना है, टी है तो यहाँ पर ए जोड़ना है, जी है तो यहाँ पर सी जोड़ना है। ऐसे करके वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाता है और अपना आरएनए सिंथेसिस करता चला जाता है, ठीक है। ये आरएनए सिंथेसिस हो गया, राइट। आरएनए सिंथेसिस हो गया, इलोंगेशन हो गई। लेकिन इसे अब यहाँ से देखिए ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, बाइंडेड है, इनको भी हमें हटाना पड़ेगा। इसको स्टॉप कैसे करना है, आरएनए और डीएनए का एक कॉम्प्लेक्स तो बन गया, इस कॉम्प्लेक्स को कैसे हटाना है, तो वो सारी चीज़ें भी आरएनए बनाने के प्रोसेस में शामिल होती हैं।
राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको और क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इलोंगेशन होती है। ये हमारे 2 स्ट्रैंड्स हैं। यहाँ पर ये जो आपका मॉलिक्यूल है बड़ा सा, ये आरएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए पॉलीमरेज है। और यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड लेता जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाता है। जैसे जैसे ये जोड़ता चला जाता है ये आरएनए यहाँ पर बनता चला जाता है और उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है। थोड़ा थोड़ा आपको सिलाई मशीन जैसा लग रहा होगा, एक तरफ से कपड़ा आता है दूसरी तरफ सिल के बाहर निकलता है, बिल्कुल वैसा ही हमारी इलोंगेशन में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आपको यहाँ पर पता ही है, दिखाए भी रखे हैं। ए टी से जुड़ेगा, जी सी से जुड़ेगा, यू ए से जुड़ेगा, है ना। ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगी, इस तरीके से जुड़ेंगी, है ना। तो इस तरीके से जो आपका ये पॉलीमरेज है ये सिर्फ इस रीजन में नहीं होगा जो खुला है, आगे ये खुलता चला जाएगा और ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये पिंक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये इस स्ट्रैंड पर आगे बढ़ता चला जाता है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। और नीचे ये जो येलो कलर का है ये आरएनए सिंथेसिस होता चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, इलोंगेशन होती है, यानी कि आरएनए की लेंथ बढ़ती है, आरएनए का स्ट्रेच बढ़ता है। ठीक है, चलिए इलोंगेशन हो गई है। तो नेक्स्ट इज टर्मिनेशन। रुकना कहाँ है और रुकना कैसे है। तो रुकने के 2 प्रोसेस हैं। फर्स्ट इज अ रो फैक्टर। रो फैक्टर बिल्कुल सिग्मा फैक्टर की तरह है। जैसे सिग्मा फैक्टर आके एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, उसी तरीके से रो फैक्टर आके एंजाइम के साथ जुड़ता है और एंजाइम को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। दैट इज सिंपल। लेकिन बहुत सारी जगहों पर रो फैक्टर नहीं होता, तो वहाँ पर टर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, देखिए ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर खुला हुआ है और यहाँ से आपका आरएनए बन रहा है। तो यहाँ तक आपका जो है आरएनए बना। ठीक है, अब इस आरएनए का माना है कि लेट्स स्टॉप, इतना आरएनए काफ़ी है, यहाँ पर हमारा एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगा। ये हमारी जीन की कोडिंग यहीं तक थी, है ना। तो अब जो है कुछ जीसी रिच रीजन्स होते हैं आरएनए के, वो आपस में बाइंड कर जाते हैं। जीसीज आर बाइंडिंग विद टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो यहाँ पर बाइंड नहीं करते, तो इसको बोलते हैं हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। जो फीमेल्स होती हैं वो जूड़े में कभी कभी लगाती हैं, है ना, इस तरीके से यू पिन कहते हैं हम उसको। ठीक है, यू पिन इस तरीके से होती है। तो ये स्ट्रक्चर उसी जैसा बन रहा है, तो इसको हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर ये जो जी सी है ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है ना, जी हमेशा सी से बाइंड होता है और सी हमेशा जी से बाइंड होता है, तो ये यहाँ पर बाइंडिंग हो जाती है इनकी और ये चिपक जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आरएनए को सिंगल रहना पसंद है। अब यहाँ पर हो गया डबल, यानी कि काम हो गया खराब, खत्म, फिनिश, गया, राइट। तो यहाँ पर जो जीसी है वो यहाँ पर बाइंड हो जाता है और एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ना सिर्फ बाइंडिंग तक काम रुकता है, बाइंडिंग के बाद ही कुछ पोली यू टेल बनाता है। पोली यू टेल बनाता है, यानी कि जहाँ डीएनए में पोली ए सीक्वेंसेस आएंगे, कंप्लीट ए वहाँ पर ये यू 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 जोड़ता चला जाता है। ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो ये आरएनए अब आगे सिंथेसिस नहीं होगा, इट विल स्टॉप हियर, ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है इसका टर्मिनेशन, यानी कि यहाँ पर ये हो जाता है स्टॉप जब ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक पॉली यू साइट इसके साथ जुड़ती है एंड दैट्स इट। यानी कि अब हमारे पास जो आरएनए है वो कैसा है, इस तरीके का आरएनए है हमारे पास, इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पर आरएनए सीक्वेंसेस है, फिर हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर है, फिर यू 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 है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको मिलता है एट द एंड प्रोडक्ट। अब ये जो आरएनए है ये आरएनए फंक्शनल नहीं होता है, इट नीड्स टू बी फंक्शनल। ये आरएनए कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता है ना। तो इस रो आरएनए से बनाया जाता है एमआरएनए। इस रो आरएनए से क्या बनाया जाता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। बट यहाँ पर इसकी जो कंप्लीट या डिटेल्ड प्रोसेसिंग है वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सेपरेटली पढ़ेंगे, है ना। हाउ एमआरएनए इज मेड फ्रॉम द रो आरएनए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए,
ये हम अलग से RNA की क्लास में पढ़ेंगे, वरना ये सेशन जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरे स्टूडेंट्स भाग जाएंगे, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कंसंट्रेशन लॉ। तो कंसंट्रेशन लॉ कहता है कि मैक्सिमम जनरली 30 मिनट्स बट मैक्सिमम 45 मिनट्स जो है एक बंदे की कंसंट्रेशन होती है स्क्रीन टाइम या किसी को सुनने की कंसंट्रेशन। उसके बाद अगर वो बंदा बोलता चला जा रहा है तो आपका माइंड इधर उधर भागना शुरू हो जाएगा, यानी कि क्लास देखते देखते सोचेंगे मैम की क्लास कब खत्म होगी, मुझे बाहर क्रिकेट खेलने जा रहा है, मुझे ये काम करने जाना है, मुझे वो भी चीज़ करनी है। तो फिर माइंड में दूसरे थॉट्स जो हैं प्रिवेलेंट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो छूटता चला जाता है। तो मैं ऐसा कमी होने दूंगी आपके साथ। आई ऑलवेज ट्राई मेरी क्लास 30 to 45 मिनट्स के बीच में एंड हो जाए, ताकि आपकी कंसंट्रेशन मेरे साथ बनी रहे, ठीक है। तो ये जो है टर्मिनेशन हो गया है। यहाँ पर RNA ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स व्हेन द न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA मॉलिक्यूल फॉर्म G से रिच हेयरपिन followed by a run of use which makes it detachable to the DNA template, और ये DNA template से डिटैच हो जाता है और हमें एक रॉ RNA मिल चुका है। चलिए, सो दैट इज टर्मिनेशन। तो हो गया टर्मिनेशन हमारी क्लास का भी, कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्या बच गया है? There is some minor difference between the eukaryotic transcription and the प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो वो छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम इनिशिएशन में सिर्फ सिग्मा फैक्टर देख रहे थे प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। इनको हम कहते हैं TFIIA, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर इनिशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, नॉट सिग्मा फैक्टर, अदर देन दैट। तो इनका नाम हम रखते हैं TFIID, TIIFB, है ना। इस तरीके से इनका जो है नामकरण होता है। तो इतने सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लास्ट में जुड़ते हैं A, B, D, E, F, H, A, B, D, E, F, H। ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मिलके इस एक RNA पॉलीमरेज को धक्का देते हैं, जा भाई कुछ काम कर ले, ट्रांसक्रिप्शन कर ले, उसे मोटिवेट करते हैं, है ना। ऐसे ही जैसे कि आप लोग कभी कभी क्लासेस में कह देते हैं मैम बड़ा लो फील हो रहा है, मोटिवेट कर दीजिए। तो इनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो इन्हें इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब ये फैक्टर्स RNA पॉलीमरेज के साथ जुड़ते हैं उसके बाद RNA पॉलीमरेज DNA के प्रोमोटर पर बैठ जाता है ना। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मीन्स प्रोमोटर पे बैठा हुआ वो RNA जो अपने साथ कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को लिए हुए है, तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। नाउ प्रोमोटर क्लियरेंस भी ज़रूरी है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यही नहीं जुड़े रहेंगे भाई, दोस्त का काम आपको मोटिवेट करना था कि पढ़ो, कुछ बनो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम सेंटर तक भी आपको लेके चला जाएगा, आपको खाना पीना भी खिला देगा, लेकिन आपके साथ अंदर तो नहीं जा सकता ना एग्ज़ाम देने, बाहर ही खड़ा रहेगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये हेल्प करते हैं RNA पॉलीमरेज को प्रोमोटर ढूंढने में, उस पर बैठने में, उसके साथ बॉन्डिंग बनाने में। लेकिन अब इनको जाना होगा तभी RNA पॉलीमरेज अपना एग्जाम दे पाएगा, यानी कि काम कर पाएगा। तो दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर रिलीज, ये रिलीज होते हैं और इसको अकेला छोड़ देते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रोमोटर क्लियरेंस। अब क्योंकि प्रोमोटर है ना, ये आपका DNA है, यहाँ पर प्रोमोटर था, RNA पॉलीमरेज भी बैठ गया, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बैठ गए, बहुत सारी भीड़ हो गई है यहाँ पर। तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को तुम जाओ, ठीक है, एरिया क्लियर करो। तो इसे कहते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस। आफ्टर द फर्स्ट फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिंथेसिस द RNA पॉलीमरेज मस्ट क्लियर द प्रोमोटर। और जब ये प्रोमोटर क्लियर करता है तो ये एक ATP डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, ATPs का यूज होता है, ठीक है। अब ATPs का यूज हो गया है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इलोंगेशन पर। इलोंगेशन इज ऑलमोस्ट सेम लाइक योर प्रोकैरियोट्स। आपका RNA पॉलीमरेज चलता चला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को जोड़ता चला जाएगा, बट यहाँ पर RNA पॉलीमरेज के साथ
TFIIH यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H जो है वो जुड़ा रहता है, क्योंकि उसमें कुछ हेलिकेज एक्टिविटी है जो DNA को अनवाइंड करने में हेल्प करती हैं। बाकी के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो प्रोमोटर क्लियरेंस के टाइम पर रिलीज हो जाते हैं। नाउ द टर्मिनेशन, अगर हम यूकैरियोटिक टर्मिनेशन की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है which has not been understood properly अंडरस्टूड ही नहीं है। प्रोकैरियोट में तो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन यूकैरियोट्स में एग्जैक्टली कोई फिनोमेना नहीं देखा गया है टर्मिनेशन के लिए, या फिर हम अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं। सो यहाँ पर इतना पता है कि भाई इसमें कुछ पॉली एडिनिलेशन होती है। एडिनिलेशन मतलब पॉली ए जुड़ता है ना, और जो क्लिवेज होता है, न्यू ट्रांसक्रिप्ट अलग हो जाता है क्लिवेज होने के बाद, एंड पॉली ए सिग्नल डाउनस्ट्रीम्स ऑफ द लास्ट एक्सॉन, जो भी लास्ट एक्सॉन होता है उसके डाउनस्ट्रीम में पॉली ए सिग्नल प्रेजेंट होता है। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस इज नॉट वेल अंडरस्टूड। तो और यहाँ पर कुछ रिलीज फैक्टर्स भी हैं जो काम करते हैं, RF फैक्टर्स कहते हैं, रिलीज फैक्टर्स जो इसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं, RNA को वहाँ से DNA टेम्पलेट से रिलीज करने में, RNA पॉलीमरेज को वहाँ से रिलीज करने में हेल्प करते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिलीज फैक्टर्स। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में थोड़े से डिफरेंसेस हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और ये छोटी छोटी डिफरेंसेस आपको एग्जाम में कभी कभी अलग अलग फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस आर योर बैचेस गाइस। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए या CWC या IBPS AFO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं। नाबार्ड ग्रेड ए का जो बैच है वो 11 सितंबर से शुरू हुआ है, जहाँ फेज़ 1 फेज़ 2 एंड इंटरव्यू तीनों की जो है प्रिपरेशन इस बैच में कराई जाएगी। उसके हिसाब से फीस देखिए जस्ट 3220, एंड CWC 2989 एंड IBPS AFO प्री प्लस मेंस एग्जाम 3795। सो दीज आर द फीस फॉर दीज बैचेस। ये बैचेस आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, इनको आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते वक्त वहाँ पर एक आपको स्पेस मिलता है जहाँ पर आप प्रमोशनल कोड्स लगाते हैं टू गेट द डिस्काउंट। वहाँ पर आप Y448 का यूज़ करेंगे, 4 + 4 8 होते हैं, तो वहाँ पर 77% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी बैचेस की फ़ीस पर। जो यहाँ पर मैंने मेंशन की डिस्काउंटेड फ़ीस ही है जो आपको आफ्टर डिस्काउंट पे करनी है। नाबार्ड ग्रेड ये बहुत ही अच्छी जॉब है, 23rd इसकी लास्ट डेट है। सो इफ़ यू हैव नॉट फिल द फॉर्म फर्स्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी लोगों के लिए है। साथ ही साथ अगर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं तो आप स्पेसिफिक टीचर्स के साथ जुड़ सकते हैं उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनके पढ़ने के लिए और उनको बेहतर करने के लिए। ये भी आपके जो है एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जिसके पूरे साल की फीस है 7359, जहाँ पर आपको सभी बैचेस की पेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, हर एग्रीकल्चर कंटेंट मिलेगा और आप पूरे साल किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, एक ही जगह से कर सकते हैं। हाउ टू एनरोल इन द बैचेस आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो, डू शेयर द क्लास, लाइक द क्लास एंड कमेंट भी करना, भाई कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, कोई और आप बताना चाहें टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मोस्ट वेलकम, राइट। तो यहाँ पर हम इनको फिनिश करते हैं एंड आई लेट यू नो हाउ टू एनरोल इन द बैचेस। सो इस तरीके से आप अपना लैपटॉप, फ़ोन कुछ खोलेंगे तो अड्डा 24/7 की आप एप्लीकेशन खोलिएगा, एक्चुअली नॉट द साइट, मैं आपको साइट पर दिखा रही हूँ। यहाँ ऑल कोर्सेज होता है, ऑल कोर्सेज पर आपको जो है एग्रीकल्चर को चुनना है। तो देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, है ना। CWC के लिए करना है तो उसे देखिए, नाबार्ड को करना है उसे देखिए। तो जैसे मुझे नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करना है, मैं नाबार्ड चूज़ करूँगी, ठीक है। तो नाबार्ड से रिलेटेड बैच यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एग्रीकल्चर महापैक इसलिए लिख रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर महापैक में ये इंक्लूडेड है, राइट। मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, इसकी सारी डिटेल्स मुझे पढ़नी हो तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स है, कितनी आवर्स की क्लासेस है, कौन सी फैकल्टीज़ हैं, क्या कोर्सेज हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको इसमें पूरी डिटेल में मिल जाएगा विद द स्टडी प्लान, क्योंकि 11 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो डोंट बी लेट, राइट। तो यहाँ पर आप जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, नई विंडो ओपन होती है
एंड यहाँ लगाइए अपना कूपन कोड Y448 एंड अप्लाई कर दीजिए। जैसे Y448 लगाकर अप्लाई किया 77% का डिस्काउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो एनरोलिंग का तरीका यही है, चाहे आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहें। मेरी तरफ से गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।